हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं अम्मा और बाबा की बहुत लाडली थी। मैं जब भी खाना खाने लगती दरवाजे पर रोज एक बच्चा आता और मुझसे खाना मांगता, और जब जाने लगता तो कहता तुम्हारी शादी जिन्नात से होगी। मैं इसकी बात मजाक में डाल देती। मेरा रिश्ता आया तो इनका घराना बहुत अमीर था। अम्मा ने बताया वो बिल्कुल शहजादा है। मैं खुश थी। अम्मा अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी। शादी की रात जो ही मेरी नज़र दूल्हे के चेहरे पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम बिनिश है। मेरी हमेशा से एक ही आदत हुआ करती थी, और वो ये थी कि मैं सबकी मदद किया करती थी। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। ये एक अच्छी आदत थी और अब्बा इसकी तारीफ किया करते थे। मगर अम्मा को मेरी ये आदत कुछ खास पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि किसी की इतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी कि आपको किसी मुश्किल में न डाले और आप आराम और सुकून से कर सकें। खुद को परेशानी में डालकर मदद करना इनको अच्छा नहीं लगता था। मगर मैं ऐसी ही थी और अपने हिस्से की चीज़ें भी दूसरों को दे दिया करती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अब्बा के साथ बाजार गई थी। मुझे एक सूट बहुत पसंद आया था, मगर वो थोड़ा सा महंगा था। मैंने कुछ वक्त लगाकर पैसे जमा किए थे कि इस बार मुझे ईद पर वही सूट खरीदना था। कुछ पैसे मुझे अम्मा ने दिए थे और कुछ मैंने खुद से जमा किए थे। मेरे पास इस सूट के पैसे जमा हो ही गए थे और मैं ईद से एक दिन पहले अब्बा के साथ मार्केट चली गई थी वही सूट खरीदने। मुझे उम्मीद थी कि वो सेल नहीं हुआ होगा, और अगर ऐसा होता भी तो कोई बात नहीं थी। मुझे सबसे ज्यादा किस्मत पर यकीन था। अगर कुछ इंसान के नसीब में हो तो वो कहीं से भी उसको मिल जाता है। हमारे नसीब में लिखी गई चीज कभी किसी दूसरे को मिल ही नहीं सकती। यही यकीन था जिसकी वजह से मैंने कभी भी किसी चीज के न मिलने का दुख नहीं मनाया था, और मेरे अंदर हर चीज को लेकर एक जब्त था, एक बर्दाश्त थी। मेरे अंदर जल्दबाजी नहीं थी जैसे कि आमतौर पर लड़कियों में होती है। मैं हर चीज में तहम्मुल का मुजाहरा किया करती थी। कभी किसी काम में मैंने जल्दबाजी नहीं की थी। ये बात ठीक थी, मगर अम्मा का मुझे अपना आप वार देना अच्छा नहीं लगता था। मैं अब्बा के साथ अपना वही सूट लेने गई थी, मगर जब घर वापस आई तो मेरे हाथ खाली थे। अम्मा देखकर थोड़ी सी परेशान हो गई थी। उनको लगा था कि वो सूट मुझे नहीं मिला, शायद वो सेल हो गया था। मगर मेरे चेहरे पर इत्मीनान देखकर वो संभल गई थी। उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर वो मुझे ना भी मिला तो इसके न मिलने का दुख मैं सबके सामने कभी जाहिर नहीं करूंगी। मगर उनको कहीं न कहीं अफसोस था कि वो मुझे उसी वक्त कहीं से पैसे जमा करके दिला देती तो शायद मुझे मिल जाता। हम घर आ गए थे और हाथ हम दोनों के ही खाली थे। अम्मा ने पूछा कि क्या बना था, क्या किसी और ने खरीद लिया था? जिसके जवाब में अब्बा ने उनको बताया था कि वहाँ क्या हुआ था। वो सूट मैंने खरीद लिया था, वो मुझे मिल गया था। मगर जैसे ही हम मार्केट से बाहर निकले थे, एक बच्ची जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो सड़क पर कुछ सामान बेच रही थी। उसका कहना था कि उसके अब्बा नहीं हैं और वह सामान बेचकर अपना और अपनी बीमार माँ का खर्चा पूरा करती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए या फिर अपनी माँ के लिए ईद के कपड़े खरीद सकती। उसने वही फटे कपड़े जाने कितने दिन से पहन रखे थे। मैंने अपना वही सूट उसे दे दिया था, जिसे पहले तो उसने हैरत और फिर खुशी से कबूल कर लिया था। उसके चेहरे पर एक ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट असली खुशी की थी। वो सूट अगर मैं खुद पहनती तो शायद मेरे चेहरे पर वैसी मुस्कुराहट कभी ना आती जैसे उस बच्ची के चेहरे पर थी। तो मेरा यही मानना था कि चीज उसे ही मिलनी चाहिए जिसे उसकी सबसे ज्यादा कदर हो, जिसके मिल जाने से जिसको सबसे ज्यादा खुशी हो। वही असल हकदार है किसी भी चीज का। इस जोड़े की असल हकदार मैं तो थी ही नहीं। इसकी असल हकदार तो वो बच्ची थी, और वो सूट अपने असली हकदार तक पहुंच गया था। इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी। अब्बा भी खुश थे, मगर अम्मा को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। उनको मेरी यही आदत तो सबसे ज्यादा नापसंद थी कि मैं दूसरे की मदद के चक्कर में अपनी खुशी भी उन पर कुर्बान कर देती हूँ। मगर मैं उनको ये आज सुना दिया करती थी कि तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में खर्च न करो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो जाया करती थी और अपने कामों में लग जाया करती थी। उनका कहना था कि मदद करना अच्छी बात है और वो मुझे किसी की मदद करने से कभी नहीं रोकती,
बस वो ये चाहती हैं कि मैं अपनी खुशी किसी पर ऐसे कुर्बान नहीं किया करूं। मेरी अपनी खुशियों पर मेरा हक है, जो कि मैं दूसरों को अपने ही हाथों से दे देती हूँ। मगर मेरा ये मानना था कि जो खुशी आपको मिलनी है वो मिलकर ही रहनी है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो आपके हिस्से में आनी है तो आकर ही रहेगी। अब्बा मेरी बात से हमेशा इत्तेफाक किया करते थे, मगर अम्मा को तो जैसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। मगर अब्बा उनको समझा दिया करते थे। मैं अपनी अम्मा और अब्बा की एक ही बेटी थी, इसलिए दोनों की ही जान मुझ में बसती थी। वो दोनों ही मेरी हर बात मेरे कहने पर पूरी करते थे। मैं बाकी इकलौते बच्चों की तरह कोई बिगड़ी हुई नहीं थी। अम्मा ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की थी। खानदान में सभी इस बात की तारीफ किया करते थे कि अम्मा अब्बा ने मेरे लाड तो उठाए थे, मगर मुझे अदबो अदाब भी सिखाए थे। वरना तो ऐसा ही होता है कि लोग अपनी इकलौती औलाद को लाड लाड में बिगाड़ देते हैं। इसकी हर गलत बात भी सही समझकर मान लेते हैं, मगर ये बात सरासर गलत है। बच्चा 1 है या 10, इनकी अच्छी तरबियत माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी है। उनको एक अच्छा इंसान बनाना उनका फर्ज होता है, मगर अक्सर हम लोग अपने फराइज में कोताही कर जाते हैं और फिर इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। फिर हम लोगों और दुनिया को कसूरवार बनाते हैं, मगर क्या किया जा सकता है। मैंने स्कूल के बाद अब कॉलेज शुरू किया था और अब अम्मा मुझे रोज एक ही नसीहत किया करती थी कि अब कॉलेज में अपना सारा सामान किसी को दे मत आना, और उनकी इस बात पर मैं मुस्कुरा दिया करती थी। मुझे इस तरह मुस्कुराता देखकर अम्मा भी खुश हुआ करती थी और दिल ही दिल में मुझे दुआएं दिया करती थी। मैं कॉलेज जाती थी और अम्मा मुझे खर्च करने को कुछ पैसे दे दिया करती थी और साथ में खाना भी दे दिया करती थी। मेरी सेहत का वो बहुत ज़्यादा ख्याल किया करती थी। मैं अक्सर बाहर की चीज़ें खाने से बीमार हो जाया करती थी, और अगर मैं खाना वक्त पर नहीं खाया करती थी तो भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाया करती थी। इसलिए अम्मा मुझे खाना साथ बना कर दिया करती और सख्ती से मुझे खाना खाने का कहा करती थी। कभी कभार तो मैं खाना वैसे ही साथ वापस ले आया करती थी, जिस पर मुझे अम्मा से काफ़ी डांट भी पड़ा करती थी। अब मैं वक्त निकाल कर खाना खा लिया करती थी, इसलिए कि अम्मा मुझसे नाराज़ ना हो। मुझे अम्मा की नाराज़गी अच्छी नहीं लगती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे कभी भी किसी भी बात पर नाराज़ हों, इसलिए मैं वक्त निकाल कर खाना खा लिया करती थी और अब उनको मुझसे ये शिकायत कभी नहीं होती थी। हमारे कॉलेज के बाहर एक बूढ़ा फकीर मौजूद होता था। वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, मगर मुझे उससे बहुत हमदर्दी होती थी। ये उम्र उसकी घर में रहकर आराम करने की थी, मगर इस तरह सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। जाने उसकी क्या मजबूरी थी। मैं उसे रोज पैसे दे दिया करती थी, वही पैसे जो अम्मा मुझे दिया करती थी वो मैं इस बूढ़े फकीर को दे दिया करती थी, और वो बदले में मुझे कोई ना कोई दुआ दे दिया करता था। मैंने जब पहली बार उसको देखा था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। कैसे लोग थे जिन्होंने अपने घर के बुजुर्ग को ऐसे दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। कितने बदकिस्मत होते हैं ऐसे लोग जो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते और जन्नत नहीं कमा पाते। ऐसे लोग दुख और अफसोस के ही हकदार होते हैं। उनके सीनों में दिल की बजाय शायद पत्थर लगे होते हैं, जब भी वो ऐसे होते हैं। खैर जो भी था, मैं हर रोज ही अपने पैसे इस बूढ़े आदमी को दे दिया करती थी। मेरी अम्मी की तरह मेरी दोस्तें भी मुझसे यही कहा करती थी कि मैं अपने पैसे जमा कर लिया करूं और अपने लिए कुछ खरीद लिया करूं, मगर मैं ऐसा नहीं सोचती थी। मैं उनसे यही कहा करती थी कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, और जहाँ तक बात है मुस्तकबिल के बारे में सोचने की, तो वो जो मेरे हिस्से में आना होगा वो आ ही जाएगा। मेरी ये बात किसी को समझ नहीं आया करती थी, मगर मुझे इससे कोई भी गर्ज नहीं थी। मुझे जो ठीक लगता था मैं वही किया करती थी। मैंने सोच रखा था कि मुझे मुस्तकबिल में भी ऐसा ही बनना था। मुझे लोगों की मदद करने वाला बनना था। ये सब मैंने अपने बाबा से सीखा था, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही मदद करना सिखाया था। वो खुद भी ऐसे ही थे, नरम दिल और एहसास करने वाले। मेरे चचा, जिनके माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, अब्बा इनकी मदद किया करते थे, इसीलिए मैंने भी बचपन से ही उनको ऐसे देखा था। मेरी अम्मा भी ऐसी ही थी। उन्होंने अब्बा को कभी अपने भाई की मदद करने से नहीं रोका था। वो भी खुले दिल की थी, उनका दिल तंग नहीं था। अब्बा को अम्मा की ये आदत सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी और यही कहा करते थे कि अल्लाह ने उनको उन जैसी ही बीवी दी थी, या फिर उनसे भी ज्यादा अच्छी और ख्याल रखने वाली और इतनी ही अच्छी बेटी भी दी थी।
अब यही कहा करते थे कि मैं अपने अम्मा अब्बा की कॉपी हूँ, उन पर गई हूँ। मगर ये तो कहने वाली बातें होती हैं, असल चीज़ तो तरबियत होती है जो कि वालिदैन अपने बच्चों की करते हैं। बाकी तो सब बातें होती हैं कि फलां बच्चा इस पर गया है तो इस पर गया है। बच्चा सब अपने घर से ही सीखता है, और जो चीज़ वो घर से सीखता है वही फिर सारी जिंदगी वो करता है। वो इसकी आदत बन जाती है, और आदतें फिर सारी जिंदगी नहीं बदलती। चाहे कुछ भी कर लो, वो वैसे ही कायम रहती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। इकलौती होने की वजह से रिश्तेदारों ने मेरा रिश्ता मांगा था। बहुत सारे रिश्ते मेरे लिए आए थे, मगर अम्मा अब्बा ने अभी तक किसी को भी हाँ नहीं की थी। उनका कहना था कि वो अभी इसके बारे में सोचेंगे। वैसे भी उनको अभी मेरी शादी की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि अब्बा का तो कहना था कि वो अभी कुछ साल मेरी शादी करना ही नहीं चाहते, जबकि अम्मी का कहना था कि बेटी से चाहे कितनी भी मोहब्बत हो, मगर उसे वक्त पर उसके घर रुखसत करना माँ बाप का फर्ज होता है, और वो अपना फर्ज वक्त पर अदा करना चाहती हैं। वो अब मेरे लिए आने वाले रिश्तों पर गौर व फिक्र करने लगी थी। मगर मुझे ये चीज़ परेशान कर दिया करती थी, क्योंकि मैं अपने अम्मा अब्बा के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती थी। कैसे मैं उनसे दूर जा सकती थी? मैंने तो कभी उनसे दूर रहने का सोचा ही नहीं था। ऐसा तो कभी कोई ख्याल मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। मगर फिर ये सोचकर मैं मुतमईन हो जाया करती थी कि अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही थी, अभी कहाँ अब्बा मेरी शादी कर देंगे। और बस यही वो सोच थी जिसे सोचकर मैं थोड़ी सी खुश हो जाया करती थी। मुझे सब कुछ मंजूर था, मगर अपने अम्मा अब्बा से दूरी नहीं। मगर अम्मा से मैं जब भी ये बात किया करती, वो यही कहा करती थी कि ये तो दुनिया की रस्म है, ऐसा तो होता ही है। हर लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है, फिर चाहे वो अपने माँ बाप की कितनी ही लाडली क्यों ना हो, उसे सब छोड़ छाड़ कर जाना ही होता है। वो मेरी बात का हर बार एक ही जवाब दिया करती थी, इसलिए मैंने अब उनसे ये बात करना छोड़ दिया था। अब मैं उससे इस बारे में कोई बात नहीं किया करती थी। मैंने उसे यूं ही छोड़ दिया था, और अब्बा से तो मैंने कभी इस बारे में कोई बात की ही नहीं थी। इनसे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता था। जो भी था, मैं उनके जितने भी करीब थी, मगर वो थे तो मेरे अब्बा ही, इसलिए मैं इस बारे में खामोशी रहती थी और कोई बात किसी से भी नहीं करती थी। हमारे घर के बाहर रोज एक बच्चा आता था। वो कोई भिखारी तो नहीं लगता था, जाने वो कौन था, कहाँ से आया था, मगर वो रोज ही मुझसे आकर खाना मांगा करता था। मैं उसे रोज खाना खिलाया करती, मगर कभी भी मैंने उससे उसके बारे में नहीं पूछा था कि वो कौन था और कहाँ से आता था। मैं बस उसे खाना खिला दिया करती थी, और वो खाकर जब जाने लगता तो मुझे कह कर जाता कि तुम्हारी शादी जिनजादे से होगी। वो बच्चा था, इसलिए मैं उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया करती थी। कभी कभार मैं उससे कोई बात कर लिया करती थी। वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार मालूम होता था, मगर जब मैं उससे उसके घर वालों का पूछती तो वो कोई जवाब नहीं दिया करता था। मुझे पहले तो उसके इस रद्द अमल की कुछ समझ नहीं आती थी, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद उसके माँ बाप इस दुनिया में हों ही ना, जब भी वो दरबदर है, और इसीलिए उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। इसी सोच के तहत मैंने उससे उसके घर वालों के बारे में पूछना छोड़ दिया। वो मुझे अपने छोटे भाइयों के जैसे अजीज था। मैंने अब्बा से भी बात की थी कि हम उसे अपने साथ अपने घर पर रख लेते हैं। अब्बा पहले तो कुछ सोचने लगे थे, लेकिन फिर वो मान गए थे। मगर जब मैंने उस बच्चे से कहा कि वो हमारे साथ ही रहे, तो उसने मना कर दिया था। उसका कहना था कि वो कभी भी हमारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन जब वजह पूछी तो कुछ नहीं बताता था, इसीलिए मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। अम्मा उसके लिए कभी कोई सामान भी दे दिया करती थी, जैसे कपड़े वगैरह। वो सब वो खुशी खुशी कबूल कर लेता था, मगर घर पर रहने पर वो कभी राजी ना होता। हमने भी उसे कहना छोड़ दिया था, ये सोचकर कि उसकी अपनी कोई मजबूरी होगी, जब ही उसने इनकार किया था। मगर खाना मैं उसे रोज ही दिया करती थी, और वो रोज ही मुझे ये कहकर चला जाता था कि मेरी शादी जिनजादे से होगी। मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ना ही मैंने कभी उसकी बात पर इतना ध्यान दिया था। मजाक समझकर हमेशा ही टाल दिया करती थी। मेरा कॉलेज जाना खत्म होने को था। मैं यही सोचा करती थी कि जब मैं कॉलेज आना जाना बंद कर दूंगी तो इस बूढ़े बेचारे का क्या होगा। अभी तो मैं उसे कुछ पैसे दे दिया करती थी, बाद में तो मैं ये पैसे भी नहीं दे सकूंगी, इसकी मदद कैसे करूंगी। मगर फिर ये सोचकर मुतमईन हो जाया करती थी कि अल्लाह तो सबका है, वो सबको रिस्क देता है, कोई भूखा नहीं रहता, वो कोई ना कोई वसीला बना ही देता है।
اگر میں نہ ہوئی تو میری جگہ کوئی اور ہوگا، کوئی اور اس کی مدد کر دے گا، شاید میرا اس کی مدد کر۔ اتنا ہی لکھا تھا۔ میں اب گھر پر ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دن اماں کے ساتھ بازار گئی تو جب اس بوڑھے بزرگ کی یاد آئی تو اماں کو ساتھ لے کر کالج کے باہر چلی آئی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ تو روز اسی جگہ موجود ہوا کرتا تھا۔ مجھے فکر ہوئی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس نے اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہوگا۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے مجھے سمجھایا تھا، مگر مجھے فکر تھی جانے کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ، کسی نے کھانا وغیرہ بھی دیا ہوگا کہ نہیں، وہ زندہ بھی ہوگا کہ نہیں، یہی فکر تھی مجھے۔ ہم لوگ گھر آ گئے تھے، مگر میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک افسوس سا تھا، جانے کس بات کا، مگر میں خوش نہیں تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور یہ بات اماں نے بھی دیکھی تھی۔ ان کو میرا چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، انہیں میرا مرجھایا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا، اور پھر وہ بھی کسی انجان کے لیے۔ کبھی کبھار تو میری اس حرکت پر ان کو بھی جی بھر کر غصہ آیا کرتا تھا، مگر میں ایسی ہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو اتنا بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں ہر راہ چلتے انسان کی اتنی فکر کروں گی تو کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی، ساری زندگی اسی طرح فکر مند ہی رہوں گی۔ مگر وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھی، ایسے کیسے چلے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے کسی کام سے منع نہیں کرتی، مجھے جس کی مدد کرنی ہے کروں، لیکن اس طرح ان کی فکر کو دل سے لگا کر بیٹھنا اچھی بات نہیں تھی۔ مگر یہ سب میرے اختیار میں تھا ہی کب؟ یہ سب تو شروع سے ہی میری عادت میں شامل تھا، اور پھر وہی بات کہ عادتیں کہاں بدلتی ہیں۔ میں اماں کے سامنے اتنا کم ہی ایسی باتیں ظاہر کیا کرتی تھی، مگر ابھی وہ میرے ساتھ گئی تھیں، اس لیے ان کو وجہ معلوم ہو گئی تھی، اور میرے ساتھ ساتھ وہ بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھا کر کچھ بہتر کیا تھا، اور پھر اماں کے پاس گئی تھی اور ان کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ میری فکر مت کیا کریں، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ اور میں تو بالکل ٹھیک تھی ان کے سامنے، کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی سی پریشانی تو کبھی بھی انسان کو ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے ان کو منانا اچھے سے آتا تھا، اور میں ہی تھی کہ ان کا خراب سے خراب موڈ بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس بات پر ابا سے مجھے ہمیشہ ہی شاباش ملا کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں ان کی شیرنی بیٹی ہوں، جو کہ اپنی ماں کے خراب موڈ سے بھی نہیں گھبراتی اور اسے ٹھیک کرنے کا فن جانتی ہوں۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کا موڈ اچھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بس میں نے بھی اپنی صلاحیت کا ہی استعمال کیا تھا اور ان کو راضی کر لیا تھا، پہلے کی طرح خوش بھی کر دیا تھا، اور وہ خوش ہو بھی گئی تھی۔ اماں کا آج کا سب سے مصروف کر دینے والا کام میرا رشتہ تلاش کرنا تھا، اور وہ اسی میں لگی ہوئی تھیں۔ میرا ان سے دور جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی دل، مگر میں ان سے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ خوش تھیں اور میں ان کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت سارے رشتے دیکھے تھے، مگر ابھی تک ان کو کوئی بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ سب سے اچھا رشتہ ہو، اسی لیے وہ کسی بھی رشتے پر ہاں نہیں کر رہی تھیں، اور میں نے تو سب کچھ ان پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے امی اور ابا کا ہر فیصلہ منظور تھا۔ اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا اور اہم فیصلہ میں نے ان کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین تھا امی اور ابا میرے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہی تو تھے جو میرے لیے سب سے اچھا اور بہترین فیصلہ کر سکتے تھے۔ ان کی پسند میری پسند تھی، ان کی خوشی میں ہی میری خوشی تھی۔ ایک رشتہ آیا تھا اور وہ لوگ کافی امیر تھے۔ اماں کو وہ بہت پسند آئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ وہیں میری شادی کریں گی۔ انہوں نے ابا سے بھی بات کر لی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ یہ کام امی کا ہی ہے، وہ جو بھی کریں گی ابا ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ امی اور ابا ان کے گھر لڑکا دیکھنے گئے تھے اور پھر واپس آ کر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تو شہزادہ ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اماں ابا نے کچھ اچھا ہی دیکھا اور سوچا ہوگا۔ اماں ابا نے اس رشتے پر ہاں کر دی تھی۔ وہ لوگ بھی ہمارے گھر آئے تھے اور مجھے پسند کر گئے تھے۔ میں نے اپنے ہونے والے ساس سسر کو ہی دیکھا تھا، وہ دونوں ہی دیکھنے میں تو کافی امیر لگ رہے تھے۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا گھر بھی کافی خوبصورت تھا اور وہ کسی محل کی طرح بڑا تھا۔ میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، یہ بات مجھے خوش کرنے کے لیے کافی تھی، اور سب سے بڑھ کر اماں ابا کو وہ پسند تھے، تو پھر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مجھے بس اماں ابا سے دوری کا دکھ تھا، میں ان سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اب اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ تھا بھی تو نہیں۔
ایک نہ ایک दिन तो मुझे जाना ही था अपना घर छोड़कर। आखिर को कब तक अम्मा अब्बा मुझे अपने साथ रखते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कितने दिन और मैं इस सच को टालती। हकीकत यही थी कि मुझे शादी करनी थी और मैं खुशी खुशी इसके लिए तैयार भी हो गई थी। रिश्ता पक्का हो गया था और घर में छोटी सी मंगनी की भी तकरीब रखी गई, जिसमें लड़के के घर वालों ने ही आकर मुझे अंगूठी पहनाई थी। वो खुद नहीं आया था, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा था। अम्मा का कहना था कि वो मुझे उसकी कोई तस्वीर लाकर दिखा देंगी, मगर मैंने उनको मना कर दिया था कि उन्होंने देख लिया था तो यही काफ़ी था। उनको पसंद था तो ठीक था। मुझे उनके देखने पर, उनकी पसंद पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने उसे देखने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। अम्मा अब्बा को उन लोगों ने यही कहा था कि वो लोग मंगनी ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहते, इसलिए उनको शादी की जल्दी थी। अब्बा ने हाँ कर दी थी। उनका कहना था कि करनी तो है, अभी क्या बाद में क्या। अच्छा था कि ये काम जितनी जल्दी हो जाता उतना ही अच्छा था। अम्मी को भी ऐसा ही लगता था। मैंने उनके मामले में कुछ नहीं कहा था। जो भी कर रहे थे अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे थे। मुझे उनके किसी भी फैसले पर कोई भी एतराज नहीं था। शादी की तारीख रख दी गई थी और अम्मा ने सारा बाजार ही घर में जमा करना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे सारी मार्केट ही घर में जमा हो गई थी। मगर अम्मा का कहना था कि उनकी एक ही बेटी थी और वो मुझे हर चीज़ देना चाहती थी। हालांकि उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी वो अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे, ऐसे अम्मा का कहना था। और फिर मैं उनके मामले में कम ही बोला करती थी कि उनको जैसा अच्छा लगता है अच्छी बात है। वो खुश थी तो मुझे उनकी खुशी ही सबसे ज़्यादा अजीज़ थी और कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे लिए हर तरह के कपड़े बनाए थे और फिर करते करते शादी का दिन आ गया था और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। अम्मा अब्बा को रोता हुआ छोड़कर मैं आ गई थी। मैं किस दिल से आई थी ये मैं ही जानती थी। ऐसा आना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। मुझे बार बार उनका ख्याल आ रहा था कि वो दोनों मेरे बाद क्या करेंगे। उनकी पूरी जिंदगी तो मेरे ही गिर्द घूमती थी और अब मैं ही उनको अकेला छोड़ आई थी। मगर एक तसल्ली ये भी थी कि वो खुश थे, मुतमईन थे। उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था और मेरे लिए उनके दिल का सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। यही सोचकर मैंने सब्र कर लिया था और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी। जाने वो शहजादा कैसा था जिसके घर में इस वक्त मैं मौजूद थी। अम्मा के कहने के मुताबिक घर वाकई में बहुत खूबसूरत था, किसी महल की तरह। और जिस कमरे में मुझे बैठाया गया था वो भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मैं पूरे कमरे को देखने के साथ साथ उसके आने का भी इंतजार कर रही थी, मगर अभी तक कोई भी नहीं आया था। इसी तरह अभी कुछ ही वक्त गुजरा था जब मुझे किसी की आहट महसूस हुई थी। कोई आया था, आने वाला कोई और नहीं वही था। मगर जैसे ही मेरी नज़र दूल्हे के चेहरे पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो वही बूढ़ा आदमी था जिससे मैं अपने कॉलेज के बाहर पैसे दिया करती थी। वो शेरवानी पहने मेरे सामने खड़ा था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी रूह मेरे जिस्म से निकाल ली हो। वो कौन था और यहाँ क्या कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। जो भी था, मगर मैं इस बूढ़े आदमी के साथ कैसे रह सकती थी। और अम्मा का कहना था कि वो तो किसी शहजादे की तरह था, मगर ये तो कहीं से भी कोई भी शहजादा तो हरगिज नहीं था। सवाल बहुत सारे थे मगर उनका जवाब कोई नहीं था। मैं फौरन वहां से उठी थी और कमरे से बाहर भागी आई। मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना था। घर इतना बड़ा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि जाना किस तरफ था। मैं बिना किसी की भी परवाह किए बस भाग रही थी जब अचानक मेरे सामने कोई आया था। वो कोई और नहीं था, वही छोटा सा बच्चा था जिससे मैं खाना खिलाया करती थी और जो मुझसे कहा करता था कि मेरी शादी एक जिनजादे से होगी। मैंने उस बच्चे को देख लिया था और उसे अपने पास बुलाया था, मगर वो मुझे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ गया था। मैं उसको आवाज़ें लगाती उसके पीछे पीछे जाने लगी थी, मगर वो जाने किस तरफ को मुड़ गया था। वो मुझे दोबारा नजर नहीं आया था और जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मैं जिस जगह पर मौजूद थी वो इस घर से बिल्कुल अलग थी। वो तो कोई खूबसूरत सा बाग लग रहा था जहाँ हर तरफ हरे भरे दरख्त और पौधे थे। इतना खूबसूरत मंजर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। एक तरफ पानी बह रहा था और मेरे अलावा वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं था। मैं हैरान थी कि मैं तो इस घर से बाहर गई ही नहीं थी, तो फिर मैं इस जगह कैसे आई थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था।
میں وہیں پاس پڑے ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور اپنا سر میں نے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ کیسی پہیلی تھی؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنے پاس سے کسی کی آواز سنائی دی تھی، کسی نے میرا نام لیا تھا، کوئی اور بھی میرے علاوہ یہاں پر موجود تھا۔ اس بات کی مجھے خوشی ہوئی تھی یا پھر حیرت، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے ساتھ ہی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کوئی لڑکا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، مگر وہ تھا کون اور مجھے کیسے جانتا تھا؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا تو وہ مسکرانے لگا تھا، جیسے مجھے اس طرح حیرت میں دیکھ کر اس سے اچھا لگا ہو۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا۔ ابھی میں اس سے کچھ بھی پوچھتی، اس نے خود ہی مجھے بتانا شروع کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ وہی تھا جو مجھے میرے گھر سے بیاہ کر لایا تھا، وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ تو پھر اس کمرے میں وہ بوڑھا کون تھا؟ وہ تو وہی تھا جس سے میں اپنے کالج کے باہر پیسے دیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے سہولیے میں آیا کرتا تھا کہ میں اس کو دیکھ کر کیسے ریئیکٹ کرتی ہوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہی تھا جو میرے کالج کے باہر بیٹھا کرتا تھا، وہ وہاں بیٹھ کر میرا انتظار کیا کرتا تھا، وہ بس مجھے دیکھنے کے لیے وہاں اس حلیے میں آتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے شادی سے پہلے دیکھتی یا پھر اس کی اصلیت سے واقف ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اب جو بات وہ مجھے بتانے والا تھا اسے مجھے بڑے غور سے سننا تھا اور سمجھ کر کوئی ریئیکٹ کرنا تھا، ایسے ہی بھاگ نہیں جانا تھا جیسے میں اس کے کمرے سے بھاگ کر آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ ایک جن زادہ تھا۔ تو اس بچے کی بات ٹھیک تھی کہ میری شادی ایک جن زادے سے ہوگی؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بچہ بھی کوئی انسان نہیں تھا، وہ بھی ایک جن زادہ ہی تھا جو میرے پاس آیا کرتا تھا اور اسے وہی بھیجا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ قسمت کا فیصلہ تھا، میری اس سے شادی بہت پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کے قبیلے کی ہی تھی اور یہ بات مجھ سے اب تک چھپائی گئی تھی۔ میرے ماں باپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور مجھے پالا تھا، مگر یہ بات بہت پہلے سے طے تھی کہ میری شادی اسی سے ہوگی۔ بچپن سے ہی میرا یہ رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا اور بچپن سے ہی کسی نہ کسی بہانے سے مجھ پر نظر رکھتا تھا اور میری حفاظت کیا کرتا تھا۔ میرے اسکول کے باہر، میرے کالج کے باہر، ہر جگہ وہ میری حفاظت کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا اور مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر جگہ میرے ساتھ تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری اصلیت کیا تھی اور مجھے کیا بنا کر رکھا گیا تھا۔ ساری زندگی اماں ابا نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا تھا کہ میں ایک جنزادی تھی؟ جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی کہ مجھے دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہنا تھا، مجھے انسانوں کی مدد کے لیے دنیا میں ان کے درمیان رہنا تھا، یہ ہے میرا مقصد، اس لیے مجھے اس جگہ رکھا گیا تھا اور مجھ سے یہ بات چھپائی گئی تھی تاکہ میں اپنے آپ کو عام انسانوں جیسا ہی سمجھوں۔ اگر یہ بات مجھے پہلے بتا بھی دی جاتی تو میں کبھی بھی ان کے ساتھ عام انسان جیسے نہیں رہ پاتی۔ مجھے ایسا ہی لگتا کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں ہوں، اس لیے مجھ سے یہ بات چھپائی گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی اور میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ واقعی میں بہت خوبصورت تھا، اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی شہزادہ تھا۔ وہ میرا شہزادہ تھا؟ ہاں، ایسا ہی تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے گھر کے اندر لے کر جانے لگا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گھر اور وہ دونوں میرے تھے اور یہ سب مجھے اس کے بدلے میں ملا تھا جو میں نے آج تک سب اپنی پسند دوسروں پر قربان کی تھی۔ میں اپنی ہر اچھی چیز دوسروں کو دے دیا کرتی تھی، اس کے بدلے میں ہی یہ سب کچھ مجھے ملا تھا اور میں خوش تھی۔ اس سب سے میرے امی ابو نے میرے لیے جو بھی سوچا تھا اچھا ہی سوچا تھا۔ میں اپنی اس نئی زندگی میں خوش تھی۔ میں نے اپنے ہم سفر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کے ساتھ چل پڑی تھی اور جہاں بھی مجھے لے جاتا مجھے اس کا ساتھ قبول تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے واپس گھر میں آ گئے تھے اور وہ مجھے اپنا گھر دکھانے لگا تھا جو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے شروع ہو رہا تھا اور کہاں جا کر ختم ہوتا تھا۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اسی سے سب مشکلات آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں، یہ ہماری زندگی کو خوشگوار اور اچھا بناتی ہیں۔ قسمت میں جو لکھا ہو وہ مل کر رہتا ہے، وہ ہم سے کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور جو کچھ ہمارا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ہمارا نہیں ہوتا، وہ مل کر بھی ہمیں کبھی نہیں مل سکتا۔ بس ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ جو کم لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں، مگر سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔
امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔